हेलो स्टूडेंट्स, हम इतिहास विषय बीए पार्ट थर्ड के समसामयिक भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान के ऊपर हमने इसके पहले वाले मेरे वाले चैनल पे आपने देखा होगा कि क्या है संविधान, कब बना, ये सब चर्चा हमने इसके पहले वाले वीडियो में कर ली थी। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान लागू किया गया था और संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इस प्रकार संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 19 दिन के अपने अथक प्रयास के बाद इसे अंतिम रूप दिया था। तो ये सब चीज़ें हमने पहले वाले वीडियो में देखी थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान दुनिया के संविधानों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। विश्व के अधिकांश प्रजातांत्रिक देशों में संविधान वहाँ की आंतरिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। भारत में एक ओर साम्राज्यवादी शासन का प्रभुत्व समाप्त कर वहीं दूसरी ओर रियासतों में चले आ रहे निरंकुश राजतंत्र का अंत कर संवैधानिक प्रजातंत्र स्थापित हुआ। तो इस संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट उठाएंगे विश्व का सबसे बड़ा संविधान। पहला पॉइंट है हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसमें जो है दुनिया के सभी संविधानों की अच्छाइयों को सम्मिलित किया गया। संविधान निर्माताओं ने विश्व के अन्य संविधानों की अनुभव को गहन अध्ययन करा और भारतीय परिस्थितियों में उनके अच्छे पक्षों को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। ठीक है, सबका अध्ययन करा और उसके पश्चात उसमें हमारे जो संविधान है उसमें अच्छे पक्षों को सम्मिलित कर लिया गया। अन्य देशों के में जो संविधान के संचालन में कठिनाइयाँ हुई या वो असफल हुआ, उसको पहचान कर उसे मुक्त करने का प्रयास भी किया गया। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान में अमेरिकी संविधान से मूल अधिकार, ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली, आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा जर्मन संविधान से आपात उपबंधों को सम्मिलित किया गया। आपके ये क्वेश्चन भी आपका तैयार हो रहा है कि किस से क्या लिया गया संविधान में, क्या क्या लिया गया। अमेरिकी संविधान से मूल अधिकार, ये आप अच्छे से देखिए। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली, आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जर्मन संविधान से आपात उपबंधों को सम्मिलित किया गया। ये भारतीय संविधान का विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का एक प्रमुख कारण रहा। इस सबको सम्मिलित किया गया ना, जो जो इसको अच्छा लगा, हमको अच्छा लगा, और जो दोष थे उसको हटा दिए गए और जो चीज़ अच्छी लगी वो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसमें सम्मिलित की। दूसरा पॉइंट हमारा है प्रस्तावना युक्त संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसकी उल्लेखनीय विशेषता है। ये प्रस्तावना संविधान के निर्माण के पूर्व अस्तित्वमान हुई। इसे भारतीय संविधान का मूल दर्शन माना जाता है। इसे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया संविधान सभा में भारत की जनता के सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचारों, आस्था, आराधना की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सभी मामलों में बिना किसी भेदभाव के अवसर की समानता सुनिश्चित की जाती है। सबके बीच बराबरी और व्यक्ति का सम्मान तथा राष्ट्रीय एकता अर्जित करने का संकल्प करती है। ये था हमारा प्रस्तावना युक्त संविधान। तीसरा हमारा पॉइंट हम लेंगे संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो क्या है ये? इस संविधान ने भारत में संप्रभुता संपन्न लोकतंत्र स्थापित किया, जो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें जनता को शक्ति का स्रोत माना गया। कैसे?
कि राज्य की शक्ति आम जनता में निहित है। संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहा जाता है जो पूर्णतः भारी नियंत्रण से मुक्त होकर अपनी गृह और विदेश नीति का निर्धारण करता है। जनता के लिए शासन प्रजातंत्र शासन कहलाता है। भारतीय संविधान में इसकी विशद व्याख्या की गई है और देश के सर्वोच्च प्रशासनिक तंत्र का निर्माण जनता के द्वारा किया जाता है। संपूर्ण देश व प्रदेशों के प्रशासन संचालन का कार्य जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंपा गया है एवं ये प्रतिनिधि अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित किया गया। धर्मनिरपेक्षता जानते हैं क्या होता है? बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। धर्मनिरपेक्ष शब्दावली को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये फिर आपके क्वेश्चन है कि किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा। धर्मनिरपेक्ष उस राज्य को कहा जाता है जहाँ राज धर्म के रूप में किसी भी धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं हो, साथ ही सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करे। इसके माध्यम से राजनीति में धर्म की भूमिका को अस्वीकार किया गया। इस शब्द पर और भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के अर्थ पर अभी भी बहस जारी है। ये था हमारा धर्मनिरपेक्ष। अब है समाजवाद। तो समाजवाद शब्द भी 42वें संविधान के संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। क्या है समाजवाद? इसके संदर्भ में तथ्यों की पुनरावृत्ति न करते हुए ये समझना पर्याप्त है कि संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का उल्लेख हुआ है उसमें समाजवाद की भावना सम्मिलित है। 42वें संविधान संशोधन के पश्चात इस प्रस्तावना में संशोधन करते हुए लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। समाजवाद शब्द को जोड़कर संविधान को और अधिक लोकप्रिय और जनवाद मूलक बनाया गया। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद वाला हमारा पॉइंट था। नेक्स्ट हमारा है संसदीय सरकार की स्थापना। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों में संसदीय सरकार की पद्धति को अपनाया गया। केंद्र में द्विसदनीय संसद एवं राज्यों में विधानसभा का प्रावधान रखा गया। कुछ राज्यों में स्वतंत्रता के पूर्व द्विसदनीय व्यवस्था जैसे विधानसभा और विधान परिषद अस्तित्व में थी। अतः नए संविधान में राज्यों में भी द्विसदनीय व्यवस्था को रखा गया, किंतु इसे अनिवार्य संस्थात्मक प्रणाली का अंग माना गया। संसदीय सरकार की अवधारणा ब्रिटेन की संविधान से ली गई थी। हमने ऊपर पढ़ा है कि कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से। इसे ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया। ये संसदीय प्रणाली थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस प्रणाली में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। राजनीतिक दलों के सदस्य अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति को प्राथमिकता देने लगे थे। संसदीय सरकार सही अर्थों में अल्पमत सरकार बनकर रह जाती है। केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार 15% मतों से बन जाती है। ऐसा राजनीतिक दलों के बाहुल्य के परिणाम स्वरूप भी होता है। संसदात्मक शासन पद्धति के साथ साथ बहुदलीय पद्धति जुड़ी हुई है। ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के कारण अस्तित्व में आई। ये हमारी संसदात्मक प्रणाली थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार आप लोग भी शायद देते ही होंगे वोट भी, कि वयस्क मताधिकार क्या होता है। वयस्क मताधिकार ये भी एक उल्लेखनीय विशेषता है कि जब 18 साल का बच्चा हो जाता है या भारतीय नागरिक है तो उसे मत देने का अधिकार है।
यूरोप के देशों को प्रजातंत्र का जनक माना जाता है और यूरोपीय देशों में मताधिकार मुख्यतः संपत्ति, शैक्षणिक स्तर एवं लिंग भेद पर आधारित रहा। किंतु जब भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ तो उस समय यूरोप के अनेक देशों में तो महिलाओं को मताधिकार ही नहीं प्राप्त था। अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत भारत में मताधिकार का अधिकार संपत्ति धारण करने का, कर अदा करने का, शैक्षणिक स्तर, धर्म इत्यादि पर आधारित रहा। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुख्य रूप से 1920 के पश्चात कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार की मांग रखी। ये वयस्क मताधिकार वाला पॉइंट हम पहले वाले वीडियो पे भी चर्चा कर चुके हैं कि वयस्क मताधिकार की मांग कब की गई थी। इसके अंतर्गत बिना किसी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक भेदभाव के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान करने की मांग की गई थी। वयस्क मताधिकार आप सभी जानते हैं। तो इस मताधिकार की विशेषता ये थी, एक और है कि इसके माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था रखी गई। जब इस प्रावधान को रखा जा रहा था तो लोगों का मत था कि वयस्क मताधिकार को ग्राम पंचायत तक ही अथवा स्थानीय निकायों तक सीमित रखा जाए और स्थानीय निकायों में जो चुनकर प्रतिनिधि आएंगे वे संसद और विधानसभा के निर्वाचन में भाग लें, अर्थात अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धतियों को अपनाया जाए। किंतु अधिकांश लोगों ने विचार व्यक्त किया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर ही प्रत्यक्ष रीति से चुनाव हो। वास्तव में एक अपना आप में क्रांतिकारी कदम था और स्वतंत्र भारत के संविधान में पूर्ण वयस्क मताधिकार को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे, संघात्मक एवं केंद्रोन्मुख संविधान। 7वां पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है क्योंकि संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, अर्थात भारत के सभी राज्यों का संचालन एक संघीय संविधान से होता है। यह संविधान केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन करता है, किंतु इसके अंतर्गत राज्य की किसी भी शक्ति और अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। यह राज्यों की शक्तियों को केंद्र के हाथों में केंद्रित करता है। इस प्रकार इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी सम्मिलित है। इसे संघात्मक, भौगोलिक, भाषाई व सामाजिक आर्थिक अनेकता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए इसमें राज्यों की शक्ति को केंद्र के हाथ में नियंत्रित करने की व्यवस्था भी की गई है। आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एकात्मक संविधान का रूप धारण कर लेता है। अतः भारत के संविधान में संघात्मक व एकात्मक दोनों ही व्यवस्थाओं को समाहित किया गया है और इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों के हितों की अपेक्षा संपूर्ण देश के हित को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, मूल अधिकार। हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रही हैं और इसमें हमारा 8वां जो पॉइंट है वो है मूल अधिकार। इसे क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। कई बार इसमें अलग से क्वेश्चन आ जाता है। प्रजातांत्रिक शासन पद्धति में नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था उल्लेखनीय विशेषता होती है। इससे राष्ट्र का संपूर्ण व्यक्तित्व स्पष्ट होता है। मूल अधिकार सही अर्थों में मानवाधिकारों की स्वतंत्र और व्यापक अभिव्यक्ति है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को विशेष महत्व दिया गया है और इसे भारतीय संविधान की विशेषता इसलिए माना गया है कि ब्रिटिश संविधान में इन अधिकारों की घोषणा नहीं की गई थी, जबकि भारतीय संविधान में न केवल घोषणा की गई बल्कि मौलिक अधिकारों को संविधान में लिखित और व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है। ब्रिटिश संविधान को भारतीय संविधान की जननी माना गया है, किंतु भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के समावेश ने इसे अलग कर दिया। तो मूल अधिकार धार्मिक क्या क्या हो सकते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक समानता इत्यादि।
इसके अलावा ऐसी रीति बनाई गई है कि बिना किसी कारण से बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध इत्यादि का व्यापक प्रावधान भी संविधान में रखा गया है। और बिना किसी कारण से किसी भी नागरिक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बंदी को भी अपनी प्रतिरक्षा हेतु अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार है। बंदी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार प्रावधान है। इसके अनुसार पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अपने हिरासत में नहीं रख सकती, और यदि इससे अधिक अवधि के लिए हिरासत में रखना है तो उन्हें मजिस्ट्रेट के आवश्यक आदेश का होना आवश्यक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसके उपचार की व्यवस्था भी है, और इस हेतु व्यक्ति न्यायालय में भी जा सकता है। ये थे हमारे संविधान द्वारा हमें प्रदत्त मूल अधिकार। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लोक हितकारी राज्य की परिकल्पना के अनुरूप समाहित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य का कर्तव्य केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, कल्याणकारी राज्य उसे कहते हैं जो जनता की सुख समृद्धि का ध्यान रखे, इसके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करे। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनेक आर्थिक व सामाजिक कर्तव्यों को चिन्हित किया गया है और जिनका पालन राज्य को करना होता है। और राज्य का ये कर्तव्य है कि जनहित व लोकतंत्र की स्थापना के लिए इनको यथावत या यथाशक्ति कार्यान्वित करने का वह प्रयास करे। नेक्स्ट 10वां पॉइंट हम देंगे जन कल्याणकारी संविधान। संविधान में निहित मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों ने इस संविधान को जन कल्याणकारी संविधान बना दिया है। नागरिक अधिकारों को मूल अधिकार के अंतर्गत व्यापकता प्रदान की गई है। मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, और यदि वह हनन होता है तो उसके विरुद्ध वह संवैधानिक उपचार भी कर सकता है। अतः ये संवैधानिक अधिकार बन गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक एवं संपूर्ण भौतिक दायित्वों को पूरा करना जो है राज्य का कर्तव्य है। किंतु इन नीति निर्देशक तत्वों को संवैधानिक अथवा कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, किंतु उसका उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याणकारी माना है। हमारा 11वां पॉइंट है एकल नागरिकता। संघात्मक संविधानों में प्राय दोहरी नागरिकता होती है। इसमें एक केंद्र की होती है और दूसरी राज्यों की होती है, लेकिन हमारे क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। एकल नागरिकता का सिद्धांत राष्ट्रीय एकता की अखंडता को प्रदान करने की ध्येय से इसमें सम्मिलित किया गया है। हमारा संविधान संघात्मक होते हुए भी केवल एक नागरिकता को प्रदान करता है, मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का ही नागरिक है, न कि किसी अन्य राज्य का या प्रांत का। ठीक है, समझ में आए ना। आप भारत के वासी हैं तो आप भारत के ही नागरिक हैं। भारत में अस्तित्वमान अनेक सांस्कृतिक परंपराओं तथा सामाजिक एवं भौगोलिक विभिन्नताओं के अंतर्गत एकता भाव को स्थापित करने में इस एकल नागरिकता की प्रभावी भूमिका रही है। 12वां पॉइंट नमनशीलता एवं अनमनशीलता का मिश्रण। नमनशीलता मतलब लचीला और अनमनशीलता मतलब कठोर। कहने का मतलब है कि भारत का संविधान जितना लचीला है उतना ही कठोर भी है। संविधान देश की जनता के लिए बनाया गया है, इसीलिए जनता की आवश्यकता के अनुसार उसमें समय समय पर परिवर्तन भी किया जाता है। भारत का संविधान परिवर्तनशीलता का अनुसरण संशोधन के प्रावधान के अंतर्गत करता है। ये नहीं कि कभी भी इसको चेंज कर ले, ऐसा नहीं है। आप समय अनुसार उसमें चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। लिखित है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। भारतीय संविधान में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया। मध्यम मार्ग जानते हैं, बौद्ध धर्म आपने जब पढ़ा है तो उसमें मध्यम मार्ग का अनुसरण, ना बहुत अधिक कठोर ना बहुत अधिक सरल, ये हमारा भारतीय संविधान है। इसीलिए इसमें ना तो इंग्लैंड जैसा लचीलापन है
और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह अनमनशील। इसमें संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 सदस्य बहुमत से कोई भी संविधान में संशोधन पारित करते हैं तो संविधान में संशोधन हो सकता है, किंतु केंद्र और राज्यों के अधिकार का विभाजन का मामला हो तो संशोधन नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाएं व विधानमंडल बहुमत से इसका समर्थन नहीं करते। तो ये कठोर और लचीला दोनों है। नेक्स्ट हमारा 13वां पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका जानते हैं ना क्या है? कोर्ट। तो भारत के संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई थी, जो एक उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एक महत्वपूर्ण विशेषता है, संपूर्ण देश में एक ही न्यायिक व्यवस्था लागू की गई। भारतीय संविधान संघात्मक है, फिर भी संपूर्ण देश में एक ही न्याय व्यवस्था है, जैसे एकल नागरिकता है, और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका का कोई दखल नहीं है, जबकि कार्यपालिका के कार्यों में न्यायालय असंवैधानिक अथवा गैर कानूनी उसको करार दे सकता है। न्यायपालिका का गठन संघीय स्वरूप के अनुसार भी किया गया है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना गया है। संविधान भारत का मूल कानून है और इसकी रक्षा का दायित्व किस पे है? उच्च न्यायालय पे। तो संविधान में निहित कानूनों की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से की जाती है। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भारतीय न्यायपालिका को अपने कार्यों के संपादन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और इसी का परिणाम ये है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हुई है। और ये केवल संविधान की रक्षा ही नहीं करती बल्कि आम नागरिकों के सभी प्रकार के दबावों व अपराधों के विरुद्ध न्याय प्रदान भी करती है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये था हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मूल कर्तव्य क्या है नागरिकों की। देखें क्या मूल कर्तव्य है, आप देखेंगे इसमें। मूल कर्तव्यों के कारण भारतीय संविधान न केवल प्रजातांत्रिक बल्कि मानवता का दस्तावेज बन गया है। क्या क्या मूल कर्तव्य है? नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने संविधान का पालन करेगा, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करेगा। प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों और मूल्यों को हृदय में संजोए रखेगा और उसका पालन करेगा। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की वो रक्षा करेगा। आवश्यकता पड़ने पर सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करेगा। स्त्री के विरुद्ध कुप्रथाओं को त्याग करते हुए इसे मिटाने का प्रयास करेगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ऐसे बहुत सारे कर्तव्य हैं जो हमारे भारतीय नागरिकों को करना आवश्यक है। तो ये थे हमारे सारे संविधान की मुख्य रूप से विशेषताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं पूरे आपको समझ में आ रही होगी। कई बार शब्द समझ में नहीं आते हैं तो आप अपने वीडियो में मेरे जो टॉपिक्स भी हैं इसमें वो आप देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बिल्कुल आप इसमें से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।